हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस एंड स्वागत है आपका हमारी सोशियोलॉजी क्लासेस में, जहां पे हम आपके साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, एवरी डे वी आर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, यूजिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग दोस अंडरस्टैंडिंग, you people will be able to write your answers on those questions that UPSC asked in previous years। तो ये previous years में जो questions आए हुए हैं, उनसे related जो questions हैं उनको आप देखिए और देखिए कि उन questions को dear friends आप solve कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। So good afternoon to all of you, who are present in the class, please mention your name so that I can proceed। प्लीज अपना नाम मेंशन करिएगा आप लोग, देखिए जिससे मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों को फोकस कर पाऊं। गुड आफ्टरनून आरजू, गुड आफ्टरनून निशा। लास्ट क्लास में देखिए जो भी हमने डिस्कस किया उसे लेके डियर फ्रेंड कोई डाउट है आप लोगों को? सिटीजनशिप देखिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, दैट मे बी एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। इन एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक सिटी स्टेट में भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था, बट दैट आइडिया ऑफ सिटीजनशिप वाज असिमेट्रिकल। ये असिमेट्रिकल था, जो कि ज्यादा टिल्टेड था टुवर्ड्स स्टेट, जिसमें लोगों की ऑब्लिगेशंस थी स्टेट के लिए और स्टेट वाज मोर पावरफुल। और जो भी इस तरह की प्रिविलेजेस अवेलेबल थी, दे वर अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड फ्यू। जो रॉयल्टी है, जो रिलीजियस क्लास है, केवल उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस थी, बट जो स्लेव्स थे, जो वुमेन थी, जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जो ट्रांसजेंडर थे, उनको ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो सच थिंग आई डिस्कस विद यू पीपल दैट हाउ इन अर्लियर स्टेजेस, इन एंशिएंट सोसाइटी, इन मिडिवल सोसाइटी, such citizenship rights were very restricted for selected few। So the idea of citizenship was exclusive citizenship। But when we were talking about modern idea of citizenship, जब हम आपके साथ आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे सिटीजनशिप को लेके, सो वी हैव डिस्कस्ड दैट ए लॉन्ग जर्नी सिटीजनशिप हैज ट्रैवल्ड एंड सिटीजनशिप आइडिया इट हैड ट्रैवल्ड सिमिलर हिस्ट्री as it was traveled by industrial revolution, as it was traveled by democratization, as it was traveled by urbanization, bureaucratization, modernization, secularization। तो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड एक टाइम पे वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में ओरिजिनेट हुए और धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन के थ्रू या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज कॉन्सेप्ट्स गॉट प्रोलिफरेटेड टू नंबर ऑफ न्यू सिटीज, नंबर ऑफ न्यू नेशन स्टेट। उसी तरह से हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भले ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप में इवॉल्व हुआ, ओरिजिनेट हुआ है, बट ये बाकी सोसाइटीज में भी आया और ये किस तरह से इवॉल्व हुआ उसे लेके हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट वन स्कॉलर दैट इज T.H. Marshall। And T.H. Marshall wrote a book, Citizenship and Social Class, in which, in a very systematic manner, in a sequential manner, in a gradual manner, he is explaining that how this idea of citizenship got evolved over a period of time, dear friend। और हमने आपके साथ डिस्कस किया आइडिया ऑफ सोशल सिटीजनशिप, हमने आपके साथ डिस्कस किया आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सिटीजनशिप, हमने आपके साथ डिस्कस किया आइडिया ऑफ सिविल सिटीजनशिप, कि कैसे कैसे ये आइडियाज इवॉल्व हुए इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी। कैसे बात हो रही है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की, व्हेन यू क्लेम योरसेल्फ एज अ फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के फुल मेंबर हैं। तो दैट फुल मेंबरशिप, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, दैट वी डिस्कस अलोंग विद यू पीपल। तो हमने आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस की डियर फ्रेंड, कि हाउ दिस इंटायर आइडिया ऑफ सिटीजनशिप गॉट इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और कैसे चीजें आगे बढ़ी, ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। और 21st सेंचुरी में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि विद एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे एक आइडिया आ रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप का, कैसे मल्टीपल आइडेंटिटीज, ट्रांसनेशनल नेटवर्क ये इमर्ज हो रहे हैं, एंड यू आर नॉट married to a particular caste, particular religion, particular gender, particular group, particular ethnicity, particular country. You are considering yourself as a part of global community, global concerns, global issues, global challenges. They are becoming your issues, your challenges,
योर कंसर्न, दैट एस्पेक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद यू पीपल। और हमने इसी के साथ आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे जो माइग्रेंट कम्युनिटीज है उनके लिए जो एसिमिलेशन का आइडिया था वो चेंज होकर अभी इंटीग्रेशन के आइडिया में कन्वर्ट हो रहा है। एंड व्हेन यू आर going to some new country, US, Canada, France, Australia, anywhere you are going, you are not supposed to leave your culture, your traditions, your ethnic group. You can maintain your ties with your earlier group. At the same time, you are supposed to become member of the new group that you have acquired. So कैसे ये चीज हमने आपके साथ dual citizenship के context में डिस्कस किया, ये चीजें dear friend clear है नहीं आप लोगों को? This much is clear to everyone or not? Whatever I discussed in the last class, उसको लेके कोई डाउट डियर फ्रेंड किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किए कुछ कंटेम्पररी ट्रेंड, some contemporary trend I discussed with you people, and while discussing those contemporary trend I talked with you people about idea of women citizenship, feminist movement, और कैसे women को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की डिमांड वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में इमर्ज हो रही है कि इक्वालिटी कैन एग्जिस्ट ओनली अमंग इक्वल्स। सो अलोंग विद इक्वालिटी हमें इक्विटी पे भी ध्यान देना है और वुमेन के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स होने चाहिए जॉब्स में, वुमेन के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स होने चाहिए ऑक्यूपेशन में, वुमेन के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स होने चाहिए पब्लिक पॉलिसीज में, वुमेन के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स होने चाहिए इन लेजिस्लेटिव बॉडीज में। इन बातों को हमने डिस्कस किया और कैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपके साथ बात की अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट की तरफ से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके ऐसा मार्जिनलाइज फील करते थे। दे वर थिंकिंग देमसेल्फ दैट दे आर प्रोग्रेसिवली गेटिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। हाउ टू इंक्लूड देम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ट्रांसजेंडर्स को, होमोसेक्सुअल को, इन्हें भी एक इक्वल स्टेटस दिया जाए, इन्हें भी एक सम्मान दिया जाए। ऐसी बातें हाल फिलहाल में आई हैं। और मल्टीकल्चरलिज्म की हमने बात की कि नेशन स्टेट भले ही एक आइडिया पे इमर्ज हुए हो, बट जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो। दे आर इक्वली एंजॉयिंग मेंबरशिप ऑफ सोसाइटीज। सो उसके लिए हमने एक मल्टीकल्चरलिज्म की बात की। और बहुत ही रिसेंटली जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्रीन सिटीजनशिप। और ग्रीन सिटीजनशिप अगर आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, गिव योर थम्स अप अगर समझ में आया, नहीं आया तो बताइए नहीं आया। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं। सो ग्रीन सिटीजनशिप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? व्हाट इफ यूपीएससी हैज गिवन अ क्वेश्चन दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन सिटीजनशिप? गुरु प्रकाश ये बात समझ में आ रही है आपको? ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट डियर फ्रेंड? यस, नो, कुछ तो भी बोलिए। यस, आप लोग देखिए सभी के फीडबैक से ऐसा लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे हम। देखिए हम क्लास में इन क्वेश्चंस को लाएंगे, बट आप लोग भी इन क्वेश्चंस को देखते रहिए कि कहीं पे भी देखिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, उससे आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं बने। दोस क्वेश्चंस डेफिनेटली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व। देखिए तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप देखते रहिए कि व्हाटएवर लर्निंग आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, व्हाटएवर लर्निंग यू आर हैविंग हियर, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट डियर फ्रेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अब देखिए हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी की, बात करते हैं सिविल सोसाइटी की। और देखिए सिविल सोसाइटी है क्या? आरजू आप बताएंगे कि सिविल सोसाइटी है क्या? जब मैं बोलता हूं कि सिविल सोसाइटी, तो व्हाट एग्जैक्टली सिविल सोसाइटी मींस, anyone among you will be able to answer or not in one sentence, in short form. Last class I discussed with you people, but what exactly is civil society? मोनिका बता पाएंगी? Yes, same बता रही है, अर्जुन same बता रही है। You are right. You are saying कि that part of the society that is outside the purview of the state। तो अगर इस पूरे एरिया को मैं बोल रहा हूं कि this is society, अगर ये सोसाइटी है, so that part of the society that lies outside the state-led institution, that part is known as what? Civil society। और बाद में इसको और रिफाइन किया गया और प्रिसाइज किया गया। बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर है, जो प्रॉफिट मेकिंग प्लेयर है, प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसे भी इसमें से हटा देते हैं
and then whatever remains, that part of the society is known as civil society. This thing you people are able to understand or not? So civil society, when you refer any aspect of society, that you are referring as that this is civil society. So out of total society, you are excluding state-led institutions and all those institutions which are profit-making private institution. उन्हें हटाने के बाद जो एरिया बचता है उसे आप सिविल सोसाइटी बोलते हैं, और इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग. हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया कि सिविल सोसाइटी व्हेन यू रिफर, इट इंक्लूड एनजीओस, इट इंक्लूड वेरियस एडवोकेसी ग्रुप. एडवोकेसी ग्रुप मतलब जो लोगों से जुड़े हुए किसी मुद्दे को लेकर रेस कर रहे हैं. वो कुछ किसानों का मुद्दा हो सकता है, यूथ का मुद्दा हो सकता है, women का मुद्दा हो सकता है, environment का मुद्दा हो सकता है. तो such groups I am referring as advocacy group, and such advocacy group they raise certain concerns, they raise certain issues, certain aspirations of different section of the society. तो ये सारे advocacy group, ये सारे जो NGOs हैं, they come within the scope of what? Civil society. और जो civil society है dear friend, इसका scope last 2 decade में 1991 के बाद स्पेसिफिकली ये काफी तेजी से बढ़ा है. एंड सच ग्रुप्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो एज समवन अमंग यू सेड कि सिविल सोसाइटी इज दैट एरिया ऑफ सोसाइटी दैट टेक्निकली लाइज आउटसाइड द स्टेट लेड इंस्टीट्यूशन, एंड विद इन इटसेल्फ इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस. और जब मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो इट मे कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, it may consist of all pressure groups, it may consist of all interest group, it may consist of all cultural organization, it may consist of all youth organization, it may consist of all sports organization, it may consist of all economic organization like FICCI, it may consist of terrorist organization also, it may consist of Naxalites also, it may consist of insurgent groups also, it may consist of any such group that lies outside the authority of the state and state-led institutions. So that scope of society, that area of society that is outside the state-led institution, that area is known as what? Civil society. And dear friend, civil society ये जो term मैं use कर रहा हूँ, that is value neutral. इसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है. It consists of both kind of the organization. Good organization as well as what? Bad organization. Social organization as well as what? Anti-social organization. Positive organization as well as what? Negative organization. Whether it is social, whether it is anti-social, whether it is positive, whether it is negative, it varies from time to time. It varies from society to society. It varies from state to state. So ये चीज वैरी करती है. सेम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन which may be positive for one society, that may be negative for other society. Same civil society organization which was anti-social at one point of time became political party at other point of time. So what I'm saying, you are positive or you are negative. Sociologist का कहना है कि ये relative concept है. There is nothing absolute that a civil society organization is positive and a civil society organization is negative. It is a relative concept and it varies from society to society. It varies from time to time and it varies from orientation, changing perception of the state. Same organization कल को आपके लिए सही था, आज आपके लिए क्या है? गलत है. कल को आपके लिए गलत था, आज आपके लिए सही है. तो देखिए देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था नेपाल में, नेपाल का एग्जांपल ले रहा हूँ. नेपाल में अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट चले हैं. अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ होंगे तो यू विल गेट टू नो कि नंबर ऑफ प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन इन नेपाल. और वहां पे बात की जा रही है कि हम फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं. कहां पे? नेपाल में. फिर से मोनार्की को ले आते हैं. कहां पे? नेपाल में. तो देखिए आप पीछे जा रहे हैं. जनरली क्या होता है, जहां पे मोनार्की होती है वहां पे डेमोक्रेसी आती है, जहां पे रिलीजियस सोसाइटी होती है वहां पे सेकुलर सोसाइटी आती है. बट वो यहाँ पे कह रहा है कि आप रिवर्स कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करते हैं और जो सेकुलर नेपाल है उसे थियोक्रेटिक सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं. तो मेनी टाइम इट मे हैपन दैट पीपल्स एस्पिरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि वहां पे हुआ क्या डियर फ्रेंड,
नेपाल में क्या हुआ, जिस तरह से इंडिया में नक्सलाइट्स हैं, जिस तरह से इंडिया में मोइस्ट है, वैसे ही वहां पे भी एक मोइस्ट इंसर्जेंसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहां पे, नेपाल में. एंड सच मोइस्ट इंसर्जेंसी which was initially declared by Nepali government that it is a insurgent group, it is a terrorist organization. Slowly and gradually that organization and its strength became so stronger that they finally became successful in forming government in Nepal. So those Maoist leaders, those leaders who fought with Nepalese army at one point of time, later on, dear friend, they themselves became part of the government. और नेपाल में दिक्कत इसीलिए हो रही है कि पिछले 11 सालों 12 सालों में 11 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं. और वाई? बिकॉज सच लीडर्स who were at some point of time part of one anti-social organization, anti-social civil society organization, slowly and gradually they became part of the political establishment. So कोई organization जो आज terrorist organization है, हो सकता है कल वो पार्टी हो आपकी कंट्री को चला रही हो. So sociologist का कहना है there is nothing good or bad in civil society organization. Their contribution matters. कि what exactly they are contributing for society. If their contribution is positive, they will be known as social or positive civil society organization. If their contribution is negative, they will be known as anti-social or negative civil society organization. ये बात dear friends समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि civil society is a value neutral term. It consists of variety of organization, positive as well as negative organization, and this positive or negative depends on the basis of their contribution that they are making for society, and that contribution may change from time to time, from place to place, and accordingly we may refer the same organization as anti-social at one point of time and social at another point of time. Same organization will be known as social by one society, anti-social by another society. This thing you people are able to understand, dear friend, or not? ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है. पूजा, आरजू, विपुल, गुरु प्रकाश, सबको यहां तक क्लियर है. मोनिका, देखिए बस कुछ नहीं करना है, आप लोग को अपना थम्स अप देते रहना है जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग चीजों को समझ रहे हैं. बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में बस बताते रहिए कि हाँ चीज समझ में आ रही है. तो देखिए मुझे क्लैरिटी रहती है कि आप लोग को चीज समझ में आ रही है, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आई एम नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ यू, सो हियर लाइज द यूटिलिटी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था. फिर से मैं आपको एग्जांपल एक बार से रिपीट कर रहा हूं. एग्जांपल ये था डियर फ्रेंड कि इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट चली थी, एंड सद्दाम हुसैन के बारे में एलिगेशंस थे कि बहुत रूथलेसली गवर्न करते हैं, अपने लोगों को डरा के रखते हैं, सता के रखते हैं. इराक में लोग हैप्पी नहीं है. इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, लोगों को नरसंहार करने के लिए हथियार बना रहा है, और ये सब बहुत सारे एलिगेशन लगे इराक पे. और फाइनली यूएस ने अटैक कर दिया किसमें? इराक. यूएस ने अटैक कर दिया इराक में, और जो सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसके पहले एक माहौल बन गया था कि सद्दाम हुसैन इज अ बैड पर्सन. अपने लोगों की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों पे शासन नहीं कर पा रहा है, लोग काफी भूखे हैं, लोग काफी नाराज हैं. ऐसी बात, एक माहौल बना. ठीक है, बात खत्म हुई, सद्दाम हुसैन की सरकार चली गई, यूएस की फोर्सेस आई, सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाया गया, और वहां पे एक डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट लाने की कोशिश की गई. एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लाने की कोशिश की गई. इलेक्शन कराए गए, और पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, कोई भी पार्टी, उन्होंने अपनी सरकार बनाई. बट उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी इस इंसिडेंस को हुए 20 साल हो गए होंगे, बट अभी भी इराक में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई. क्योंकि जब शुरू में जिन लोगों ने यूएस फोर्सेस की मदद की सद्दाम हुसैन से मुक्ति के लिए, बाद में वही लोग लड़ने लगे यूएस फोर्सेस से अमेरिका से मुक्ति के लिए. सो इराक में ऐसे बहुत सारे मिलिशिया, ऐसे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप इमर्ज हुए जो इन यूएस फोर्सेस के साथ, जो कल तक इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन से मुक्ति दिलाने के लिए गए थे, लिबरेट करने के लिए गए थे, उन्हीं से लड़ने लगे. तो सच ए रेजिस्टेंस ग्रुप, दे वर बीइंग रिफर्ड बाय यूएस एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इराकी लोगों की हैप्पीनेस नहीं चाहते. अमेरिका इराकी लोगों की हैप्पीनेस चाहता है, और ये लोग अमेरिकन फोर्सेस से लड़ रहे हैं. मतलब दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इराकी पीपल. सो उनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने भी डिक्लेयर कर दिया. बट इराक के लोग
ऐसे मिलिशिया को, ऐसे रेजिस्टेंस ग्रुप को मान रहे हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ इराकी पीपल फ्रॉम अमेरिकाज इलीगल ऑक्यूपेशन। ये इलीगल ऑक्यूपेशन है यूएस का। यूएस जो बोल के आए थे कि वो इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन से मुक्ति दिलाएंगे, अब वही लोग यूएस से फाइट कर रहे हैं कि आपसे भी मुक्ति कौन दिलाएगा, आप तो बहुत पावरफुल है, कोई सामने आएगा नहीं। तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस, it may be negative, it may be anti-social, it may be terrorist, and the same organization from the perspective of Iraqi people, it may be positive, it may be social, it is doing some good work for Iraqi population. Are you getting this point, dear friend, or not? ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। देखिए यहां तक चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? This much is clear to everyone. So social or anti-social, positive or negative, it should be understood with regard to your contribution for the society and which society you are looking for. उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सोसाइटी के बारे में आप सोच रहे हैं। So in that context I am saying whether you are a positive social organization or you are a negative civil society organization, it depends on the contribution that you are making for society. This thing, dear friends, is clear to you people or not? ये आप सभी को क्लियर हो रहा है? What I mean to say? ठीक है। अब बात ये किया गई कि हाल के वर्षों में ऐसा देखा गया कि in last more than 2 decades, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है, that has enhanced. ये बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में अभी तक देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ द एनजीओस, इट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ एडवोकेसी ग्रुप जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सारे एसोसिएशंस आ जा रहे हैं जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के बाहर के काम करते हैं। विद इन दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस कम सोशल एज वेल एज एंटी सोशल, एंड वेदर इट इज सोशल वेदर इट इज एंटी सोशल, it depends on the contribution that it is making for society. ये मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंस्टीट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट दे आर मेकिंग फॉर सोसाइटी। सो जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को, उसके बेसिस पे डियर फ्रेंड यू विल बी रिगार्डेड एज either positive or negative. This thing is clear to all of you dear friend or not? ये बात आप सभी को समझ आ रही है? आप देखिए समझने की कोशिश करिए कि आज जब मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज दे आर क्लेमिंग देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, सो इन सच डेमोक्रेटिक सोसाइटीज डियर फ्रेंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या यूटिलिटी है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में? दैट एस्पेक्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, जिस तरह के हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं डियर फ्रेंड, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा है, सारे देश क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग जो कि इतने टाइम से सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग जिन्होंने जस्ट सोशियोलॉजी ज्वाइन की है, इफ आई आस्क यू पीपल कि व्हाट कैन बी पॉसिबल ड्रॉबैक ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी है, मगर आपसे 1 या 2 ड्रॉबैक पूछे जाए डेमोक्रेसी के, तो क्या बता सकते हैं आप लोग? बता पाएंगे कोई? If I ask you people ki tell me at least one drawback of democracy, what will be that drawback of democracy? वो ड्रॉबैक डेमोक्रेसी का क्या हो सकता है? देखिए कुछ आंसर करिए, कुछ रिप्लाई करिए आप लोग। डेमोक्रेसी का पॉसिबल ड्रॉबैक क्या हो सकता है? तो देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए डेमोक्रेसी के बहुत सारे फायदे हैं, बट देखिए डेमोक्रेसी में चीजें नंबर पे बेस्ड होती हैं। डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटेरियन। मेजॉरिटेरियन का मतलब ये होता है आपको इलेक्शंस जीतने पड़ते हैं, और इलेक्शंस में जिनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा फायदा होता है, उनके ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं।
तो मेडिवल इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स थे, दे वर द रूलिंग एलिट, दे वर रूलिंग द सोसाइटी, दे वर नॉट मेजॉरिटी कम्युनिटी, दे वर माइनॉरिटी कम्युनिटी। बट नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में एक माइनॉरिटी भी रूल कर सकती है मेजॉरिटी को। बट डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट में सिंस सारी चीजें इलेक्शन पे बेस्ड हैं, तो नंबर्स यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। और जब नंबर्स मैटर्स करते हैं डियर फ्रेंड, सो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज मेजॉरिटी गेम। एंड मेनी टाइम्स इन सच डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ दोज हु आर लेस इन नंबर, जो माइनॉरिटी हैं, they may get ignored, they may be excluded from public policies because you are less in number. Are you getting this point or not? ये बात सभी को समझ आ रहा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी में गलत हो सकता है उनके साथ जो नंबर में कम है, या उनके बारे में नहीं सोचा जा सकता जो नंबर में कम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स मैटर करते हैं। इलेक्शन जितना होता है पार्टीज को, तो ज्यादा कंसर्न उनके बारे में होते हैं जो लोग नंबर में ज्यादा है। तो बोल रहे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में सिविल सोसाइटी का रोल क्या है बेसिकली। तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट रोल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे डेमोक्रेटाइज डेमोक्रेसी। वो फर्दर डेमोक्रेटाइज करते हैं किसे, डेमोक्रेसी में। और ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर का काम किस तरीके से, सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर वो पॉलिसीज अच्छी हैं, अगर वो पॉलिसीज सही में बेहतर हैं, तो उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये सरकार आपके लिए कर रही है, ये सरकार किस तबके के लिए कर रही है। और उन पॉलिसीज को लेके, उन योजनाओं को लेके पीपल का जो फीडबैक है वो ये सरकार तक पहुंचाते हैं कि आपको तो लग रहा था कि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाया हुआ, उससे बहुत फायदा होगा, बट हरियाणा में लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आपने तो सोचा था कि आपने उज्ज्वला स्कीम चलाई हुई है और महिलाओं को मुक्ति मिलेगी चूल्हों से, बट ऐसा हो रहा है। तो रियल जो फीडबैक होता है वो कई बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, अपने डेलीगेशन के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम तक सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो हियर दे एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन कॉमन मैन एंड व्हाट पीपल, कॉमन मैन एंड गवर्नमेंट। तो ये कॉमन मैन और गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ये बात मोनिका समझ में आ रही है गुरु प्रकाश, किस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन कॉमन मैन एंड गवर्नमेंट। दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, फाइन। अब देखिए, अगर कोई ऐसा सेटअप है, ऐसी गवर्नमेंट है जो अथॉरिटेरियन है, जहां पर डिक्टेटरशिप है, तो ऐसे अथॉरिटेरियन, ऐसे डिक्टेटरशिप वाले रिजीम से लोगों को बचाने का, लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने का, लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का, ये फंक्शन सर्व करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटेरियन रिजीम, डिस्पोटिक रिजीम, ऐसे ऑपरेसिव स्टेट से लोगों को बचाने का काम करते हैं। महिलाओं के मुद्दों पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे, विमेन के इश्यूज पे, माइनॉरिटीज के इश्यूज पे, वीकर सेक्शन के इश्यूज पे। सो दैट इज देयर रोल इन अथॉरिटेरियन सेटअप। बट डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और डेमोक्रेटिक सेटअप में आई एम सेइंग कि व्हाट दे डू, दे फर्दर contribute towards democratization of a democratic society. So with regard to government policies, with regard to government program, civil society organizations, after consulting with the people, after discussing with the people, certain issues जो अभी तक पब्लिक इशू नहीं थे, उन्हें पब्लिक इशू बनाने के लिए गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं कौन? ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। कि महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले लेजिस्लेटिव बॉडीज में। सोसाइटी में एक ऐसा कंसर्न है कि माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोविड-19 के दौरान एक हमें सोच आनी चाहिए कि जिस तरह से मनरेगा है रूरल एरिया में, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए अर्बन एरियाज के लिए। देखिए, इस तरह की सोच के लिए सरकारों को कन्विंस करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड हियर आई एम सेइंग कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कल तक पब्लिक मुद्दे नहीं थे, पब्लिक इशू नहीं थे, उन्हें पब्लिक इश्यूज बनाने का काम करते हैं कौन?
civil society organizations, and while making those issues public issues, they are really contributing for democratization of society. This point is clear to you all or not, dear friend? ये बात आप सभी को क्लियर हो रहा है कि हाउ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी. दिस थिंग इज क्लियर. ये बात समझ पा रहे हैं? फाइन. अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होगा और किस तरह से सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करेंगे. तो बोले देयर इज अ पर्सन लैरी डायमंड, और लैरी डायमंड ने किताब लिखी है रीथिंकिंग ऑफ सिविल सोसाइटी. रीथिंकिंग ऑफ सिविल सोसाइटी इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं किसके बारे में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि किस तरह से जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मल्टीपल लेवल पे डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं. पहला बोल रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टेट की पावर को चेक करते हैं, पॉलिटिकल अब्यूजेस को चेक करते हैं. तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए एक तरफ पावरफुल स्टेट है, देयर इज स्टेट ऑन वन साइड, एंड दूसरी तरफ आप जैसे बहुत सारे क्या हैं इंडिविजुअल हैं, देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइक यू. स्टेट शुड नॉट मिसयूज इट्स पावर ऑन इंडिविजुअल. इसके लिए बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर ऑफ पिटीशन, नंबर ऑफ पीआईएल आप पाएंगे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइल की जहां पे लोगों को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, प्रिजनर्स को किस तरह से राइट होंगे, विमेन को किस कंडीशन में अरेस्ट किया जा सकता है, रात में अरेस्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, लोगों को जब ट्रायल किया जाएगा तो किस तरह की प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी. ऐसे बहुत सारे इश्यूज को रेज किया किसने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने. एंड व्हाइल रेजिंग सच इश्यूज व्हाट दे आर डूइंग रियल फ्रेंड, दे आर ट्राइंग टू लिमिट पावर ऑफ स्टेट and they are trying to check political abuses. This thing is clear to all of you or not, dear friend? ये बात आप सभी को क्लियर हो रहा है कि किस तरह से political abuses को लिमिट करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. This thing you are able to understand? ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं है. So a considerable section of society is not literate. A considerable section of society is poor basically. और ये जो एजुकेशन है या जो आपकी इकोनॉमिक वेलबींग है ये मल्टी डायमेंशनल है. आप कई बार केवल इकोनॉमिकली पुअर नहीं होते, कल्चरली भी पुअर होते हैं. समाज और समाज में जो सिस्टम है वो आपके लिए है भी आपके लिए नहीं है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता. तो ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये अवेयर कराते हैं आपको कि ये वुमेन के राइट है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके अगेंस्ट में हो रहा है, आपको समझाते हैं. ये मिलते हैं लोगों से जाके, घरों घरों में इनके लोग मिलते हैं और आपको अवेयर कराते हैं कि ये हाइजीन का कंसर्न है, ये ह्यूमन राइट का कंसर्न है, ये करप्शन का कंसर्न है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं. और ऐसा व्यक्ति जो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था कल तक, असहाय, कि उसे अपनी पेंशन देने के लिए पहले 500 रुपए देने पड़ते हैं, घूस, ब्राइबरी, उनको ये इम्पावर करते हैं. ये तो व्हाट सिविल सोसाइटी डज डियर फ्रेंड, सिविल सोसाइटी इट इम्पावर सिटीजनशिप, इम्पावर सिटीजनरी, आपके सिटीजन्स को इम्पावर करता है, उनके राइट्स के बारे में बता के, उनके ड्यूटीज के बारे में बता के, और आप एक बैलेंस सिटीजनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि सबको उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज के बारे में बताया जाए. बहुत सारे लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर रह जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता. तो ऐसे लोगों को उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज के बारे में अवेयर कराना, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ये बात आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही है फ्रेंड? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? विपुल, मोनिका, सभी को क्लियर हो रहा है कि कैसे आपको एम्पावर करता है, आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज, इनके बारे में आपको अवेयर करके. तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग ग्रुप है. देखिए हर सेक्शन के, हर ग्रुप के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और हर ग्रुप चाहता है, हर सेक्शन चाहता है कि उसके इंटरेस्ट क्या हो, फुलफिल हो, उसके गोल क्या हो, फुलफिल हो. तो देखिए सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्शनल इंटरेस्ट, सेक्शनल गोल्स,
और उस सेक्शनल इंटरेस्ट वाली सोसाइटी में, सेक्शनल गोल वाली सोसाइटी में मेनी टाइम्स इट मे हैपन कि वन ग्रुप इज एबल टू अचीव, अदर ग्रुप इज नॉट एबल टू अचीव। ऐसा हो सकता है इन एनी सोसाइटी इट मे हैपन। एंड हियर व्हाट आई एम सेइंग कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये सिखाते हैं आपको कॉम्प्रोमाइज करना, निगोशिएट करना, सच डायलॉग, such compromises, such accommodation of interests of various sectional group. That is one central focus of a democratic society. So जो democratic societies है dear friend, वो dialogic हैं, वहाँ पे negotiations होते हैं, वहाँ पे consensus building का approach होता है, और ये सारी चीजें होती हैं किसके थ्रू? Civil society organizations के थ्रू। तो civil society organizations हो सकता है कि इंडियन किसानों से जुड़े हुए जो भारतीय किसान यूनियन है या संयुक्त किसान परिषद की बात हो रही है, जो भी सरकार से नेगोशिएट कर रहा है इन किसानों से जुड़े हुए जो 3 फार्म एक्ट हैं उनको लेके, तो हियर आई एम सेइंग कि डेमोक्रेसी दैट इज ऑल अबाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिस्कशंस, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नेगोशिएशंस, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट। इसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और उस डेमोक्रेसी में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात आप सभी को क्लियर हो रहा है डियर फ्रेंड या नहीं? कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं समझ पा रहे हैं? The next point I am saying कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो पब्लिक इश्यूज नहीं थे क्योंकि पार्टीज उन इश्यूज को पिक नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा कोई सेक्शन हो सकता है इंडियन सोसाइटी में जो 1% से ज्यादा ना हो, मतलब उस सेक्शन की पूरी पॉपुलेशन 1% ही हो या मैक्सिमम उस सेक्शन की पॉपुलेशन 2% हो। ऐसे लोग जो कि इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो डियर फ्रेंड, ऐसे जो लोग हैं उनके इश्यूज को आगे ले आते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इन डेमोक्रेसी मेनी टाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज दे डिसाइड इश्यूज, इश्यूज को पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज को डिसाइड करते समय वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। अब देखिए राष्ट्रवाद है क्या, नेशनलिज्म है क्या, बहुत सारे लोग को नहीं पता है, पुअर को नहीं पता है, अनएजुकेटेड को नहीं पता है, बट वो भी समाज का एक बड़ा हिस्सा है। बट आपने डिसाइड किया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे इंडो पाकिस्तान रिलेशन पे कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ऐसा कर दिया, तबाह कर दिया, पाकिस्तान डर गया, और देखिए एक मोमेंटम बना देते हैं आप, और उसके बाद इलेक्शन लड़े जाते हैं और आप जीते हैं हारते हैं जो भी होता है। मेनी इश्यूज दे मे गेट साइडलाइन। हो सकता है उनमें से बहुत सारे इश्यूज केवल 1% पॉपुलेशन का हो, 2% पॉपुलेशन का हो। ऐसे इश्यूज को रेस करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसे इश्यूज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का इशू बनाते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं, हो सकता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1% से भी कम, 1% से भी कम ऐसा पॉपुलेशन हो जेलों में बंद है। उनकी कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में वो लोग रह रहे हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान किस तरह की सुविधाएं उन्हें देने का प्रयास किया गया, कितने प्रिजनर्स की मृत्यु हुई हो गई। देखिए ऐसे कंसर्न्स जो कि अभी पब्लिक डोमेन के कंसर्न्स नहीं है, उन कंसर्न्स को आगे लाते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो ड्रग एब्यूज के मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं, यूथ जो सुसाइड कर रहे हैं उनके मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर के मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं, होमोसेक्सुअल्स के मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं। देखिए ये जो सेक्शन है सोसाइटी में, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्शन नहीं है, दैट इज लेस देन 1%, बट ऐसे लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे इंटरेस्ट को उठाते हैं और पार्टीज को एक चांस देते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो केवल उन्हीं लोगों के मुद्दों को उठाती हैं जो नंबर में ज्यादा हैं, कि मराठा को आरक्षण देते हैं, पट्टीदार को आरक्षण देते हैं, वेन्नीयार को आरक्षण देते हैं। पार्टीज ऐसे मुद्दों को उठाती हैं कि ये कम्युनिटी जो नंबर में 20% है इनके मुद्दे को उठाते हैं, ये कम्युनिटी जो 1% से भी कम है इनके मुद्दे को उठाने का क्या फायदा? डियर फ्रेंड, उनके मुद्दों को उठाते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। और बहुत सारे
ऐसे मुद्दे जो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में साइड लाइन हो जाए, उन्हें मेन स्ट्रीम का मुद्दा बनाते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, कि हाउ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे एग्रीगेट certain issues, especially of that section of society that is numerically very minor, numerically insignificant. तो ऐसा सेक्शन जो न्यूमेरिकली इनसिग्निफिकेंट है, उनके इश्यूज को कई बार रेस करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? देखिए बाकी लोग जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है या नाराज हैं, क्या बात है? देखिए हाँ या ना कुछ तो बोलिए. या खाना खा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हाँ तो देखिए यही तो बताना है कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी क्या यूटिलिटी रहेगी. तो प्लीज कीप ऑन सेइंग कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है. हाँ तो ठीक है. देखिए अभी जस्ट लंच किया है तो अब तो ठीक है ना. देखिए अब सही है, अच्छे से एनर्जेटिक हो गए, तो बस हाँ है ना बोलते रहिए. लंच भी जरूरी है बट ज्ञान भी जरूरी है. देखिए ज्ञान की भी भूख है, ठीक है, उस बात को भी समझिए. ठीक है, वेरी गुड. देखिए बहुत है. अब नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं कि देखिए जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे जनरेट सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म. सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो रिफॉर्म स्टेप्स हैं, उनके फेवर में एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं कौन? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. तो देखिए जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, ये अगर इस तरह से लिखने लगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के ये जो प्रयास थे 1 2 3 4 5, उसके थ्रू इतने लोगों को हम मरने से बचा पाए, इतने लोगों की डेथ नहीं हो पाई. देखिए इससे एक तरह की लेजिटिमेसी क्रिएट होगी किसके लिए? स्टेट के लिए. तो सच काइंड ऑफ द लेजिटिमेसी क्रिएट करना, ये भी एक रोल देखा गया है किसका? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का. ये बात आप समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? अब ठीक है. देखिए अब एक इजी सी बात बताता हूं अंडरस्टैंड करने वाली, जो आप आराम से समझ जाएंगे. आप लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं? अरविंद केजरीवाल जी जो आज दिल्ली के सीएम हैं, ही स्टार्टेड हिज कैरियर. उन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया? अपना कैरियर स्टार्ट किया एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से. और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट किया इंडिया में. इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चला. इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक प्रमुख भूमिका रही अरविंद केजरीवाल जी की, और वो मूवमेंट काफी पॉपुलर हुआ. और देखिए जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पॉलिटिक्स करने आया हूं. उन्होंने बस ये बोला कि मैं देश को करप्शन की जो बीमारी है उससे बचाने आया हूं, मैं परिवर्तन लाऊंगा, मैं चेंज लाऊंगा. तो ऐसे चेंज एजेंट हुआ है. और समाज के हर वर्ग के लोगों ने, क्योंकि देखिए करप्शन किसी जाति का मामला नहीं है, करप्शन किसी जेंडर का मामला नहीं है, करप्शन किसी धर्म का मामला नहीं है, करप्शन किसी क्षेत्र का मामला नहीं है. तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने, अलग अलग जाति के लोगों ने, सबने सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल को. बट जब ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल हुआ, सडनली उन्होंने बताया कि मैं पॉलिटिक्स करने आया हूं, मैं पॉलिटिक्स करूंगा. तो देखिए ये ऐसा चीज हुआ कि अगर आप पहले से ही बताते कि आपको पॉलिटिक्स करना है, अगर आप फर्स्ट डे से आप बताते कि आपको पॉलिटिक्स करना है, तो शायद इतना सपोर्ट आपको ना मिलता. क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो बाकी और भी पार्टीज हैं, लोग बोलते हैं कि ये भी बस सीएम बनने या पीएम बनने आए हैं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, सोशल एजेंडा नहीं है. बट शुरू में जिन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की और अपने कैरियर में बहुत आगे गए, वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से. सो दे चूज सच ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, आप हार्दिक पटेल की हमने बात की, उन्होंने पट्टीदार कम्युनिटी के मुद्दे पे ऐसा बोला कि पाटीदार कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाना ही मेरा गोल है, मैं पॉलिटिक्स वगैरह करने नहीं आया हूं. बट बाद में जब आप पॉपुलर हो गए, पार्टी ने आपको हाईजैक कर लिया. जिग्नेश मेवाणी की बात होती है, प्रफुल्ल कुमार मोहंता की बात होती है, शरद पवार की बात होती है, जॉर्ज फर्नांडिस की बात होती है, चौधरी चरण सिंह की बात होती है. ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं. अरविंद केजरीवाल जी की मैंने बात की. ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया, लोगों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, यूथ के मुद्दे पे, विमेन के मुद्दे पे. और जब आप उस पर्टिकुलर इश्यू को लेके लोगों में एक अवेयरनेस ला पाए, पॉपुलर हो पाए, तब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया? हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, सीएम का कैंडिडेट बना दिया,
पीएम का कैंडिडेट बना दिया। तो देखिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे एक्ट एज अ नर्चरिंग ग्राउंड, जो नर्चर करते हैं फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप को। सो जो फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे नर्चर करने का, उसे ट्रेन करने का एक जरिया है क्या, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ आ रहा है डियर फ्रेंड? देखिए यहां तक समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं आ रहा है तो नो बोलिए, नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगा, बट अगर आ रहा है तो बताइए हाँ समझ आ रहा है। और इन बातों को देखिए याद रखिएगा, ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। यूटिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी इन मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो देखिए जो मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज हैं डियर फ्रेंड, दे आर नोन फॉर व्हाट, दे आर नोन फॉर फेयर इलेक्शंस। सो हमने आपके साथ बार बार इस बात को डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शंस जरूरी नहीं है, इन इलेक्शंस का फेयर होना बहुत जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है। तो इलेक्शंस कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। दूसरे देशों में कोई और इंस्टीट्यूशन होगा, किसी तीसरे देश में कोई और इंस्टीट्यूशन होगा, बट कहीं ना कहीं जब इन इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल रहता है किसका, गवर्नमेंट का। इसलिए कई बार ऐसे जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं वो ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के एजेंट की तरह से काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, निष्पक्ष इलेक्शन करा रहे हैं, अनबायस्ड तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं। इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको इनवैलिडेट करने के लिए कई बार रोल प्ले करते हैं कौन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इलेक्शन मॉनिटरिंग, इलेक्शन की मॉनिटरिंग करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। ये बात डियर फ्रेंड क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, कि इलेक्शन मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग इज क्लियर, फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसी के साथ मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किसी भी देश की जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना ये बड़ी बात नहीं है, डेमोक्रेसी को सस्टेन कर पाना ये बड़ी बात है। तो अगर आप साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपसे बात की अपने भाई या आप लोग सबके भाई, इंडिया के भाई, नेपाल के बारे में। नेपाल जो हमारा एक पुराना भाई रहा है, जो भी थोड़ा नाराज चल रहा है। देखिए नेपाल की मैंने बात की, और नेपाल में लोग क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी से रिवर्स जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइए, रिपब्लिकन काइंड ऑफ गवर्नमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइए, पीछे आने की बात हो रही है। पाकिस्तान की क्या कंडीशन है आप देखिए कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है बेसिकली, सब कुछ आर्मी चीफ की बात हो रही है। बांग्लादेश आप देखिए, श्रीलंका देखिए, आप अफगानिस्तान देखिए, म्यांमार देखिए, आप बाकी कंट्रीज देखिए, मालदीव को देख लीजिए। सो क्या चल रहा है, ये स्ट्रगल कर रही हैं, ये सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में। इन्हें भी उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली लगभग जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ऑल ऑफ देम दे स्टार्टेड विद डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। बट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीज प्रेशर ग्रुप्स, लाइक दीज इंटरेस्ट ग्रुप, लाइक दीज एनजीओस, लाइक दीज एडवोकेसी ग्रुप, ये ग्रोथ और सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह से काम करते हैं कि इनके थ्रू किसान अपनी बात रख सकते हैं सरकार को, और सरकार इन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बात कर रही है किसानों से। तो सरकार और किसानों के बीच में एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह से काम कर रहे हैं ये फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मीडिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सरकार से, उस बात को किसानों तक ले जा रहे हैं, किसानों की बात फिर से सरकार तक ले जा रहे हैं। तो देखिए जिस भी देश में इस तरह का स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होगा डियर फ्रेंड, वहां पे रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं आएगा, वहां पे वॉयलेंस मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दबाव बनाया जा सकता है सरकार पे, और उस दबाव के थ्रू कुछ कंप्रोमाइज होंगे, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, और हमारी बातों को मानने के लिए सरकार को प्रेशर दिया जा सकता है। जिन सोसाइटीज में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां पे लोग वॉलेंट प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, मिलिट्री कू हुआ है वहां पे सेना ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया है। भाई
बिकॉज अ वेल डेवलप्ड सिविल सोसाइटी वॉज नॉट देयर। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे डियर फ्रेंड? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक वेल डेवलप्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके साथ ऐसा डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट सर्व करते हैं एज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे देखिए इंस्टीट्यूशंस हैं, कई बार आप ऐसा देखते हैं, कुछ इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं मैं, ये और सपोज कर लिया ऐसा कोई इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा बोल रहा है, लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एशिया में जो उन्होंने अभी रिसेंट सर्वे किया उसमें उन्होंने ऐसा पाया कि सबसे ज्यादा ब्राइब देने के इंसिडेंट्स, सबसे ज्यादा घूस देने के इंसिडेंट्स इंडिया में पाए जा रहे हैं। और परहैप्स इंडिया एशिया की जो भी कंट्रीज उन्होंने सर्वे की हैं उनमें सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है, ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप है, जो करप्शन के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लगातार रिसर्च कर रहा है, उनकी रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया गया है कि 42% लोग ऐसा बोल रहे हैं 100 में से कि जब भी वो किसी सरकारी ऑफिस में गए उन्हें पैसा देना पड़ा, चाहे उनसे मांगा गया चाहे उनको ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, तो पैसा दे के उन्होंने अपना काम कराया, अपने रिलेटिव का रेफरेंस दिया क्योंकि उन्हें एम्स में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना था, उन्हें पता था बिना रेफरेंस के ट्रीटमेंट नहीं होगा चाहे आप कितने दिन भी लाइन में लगे रहो। सो ये गलत सिचुएशन है कि जो पब्लिक जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक जो सर्विसेज हैं, उनको लेने के लिए या तो पैसों का या तो पर्सनल लिंक का यूज करना पड़ रहा है। अगर ऐसी कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो डेफिनेटली जवाबदेही सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं या डोमेस्टिक एनजीओज हैं, अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, अगर ऐसा कोई इंडिसेस लाते हैं, कोई ऐसी रैंकिंग लाते हैं जहां पे आपकी स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है, तो एक जवाबदेही सिद्ध होती है किसकी? सरकार की। और सरकारों को इस पे आंसर देना पड़ता है। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड, यानी कि कैसे पीपल की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है, किसके थ्रू? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइम सेइंग कि देखिए हमने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हैबरमास का, मैंने आपके साथ बात की थी हैबरमास की। और हैबरमास की जब मैं आपके साथ बात कर रहा था तो मैंने एक क्राइसिस की बात की थी और उस क्राइसिस का नाम था लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को याद होगा तो देखिए हमने लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात की थी। और देखिए लेजिटिमेशन क्राइसिस तब हो जाती है जब सरकारें अपनी सॉवरेनिटी का तो प्रयोग करती हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार जो चल रही है उनके हितों में नहीं चल रही है, उनके इंटरेस्ट में ही चल रही है, बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में चल रही है, किसी एफ्लुएंट सेक्शन के हित में चल रही है। तब शायद सरकारों की जो वैधानिकता होती है, सरकारों की जो लेजिटिमेसी होती है वो कम हो जाती है और लोग रोड पे आ जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग। देखिए अगर हजारों और लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इस सिचुएशन को लेजिटिमेशन क्राइसिस बोला जाता है। ऐसी लेजिटिमेशन क्राइसिस न हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान नेपाल की जो सरकार है ये फेल रही है, करप्शन के चार्जेस आए, स्कैंडल्स दिखाए गए टीवी पे कि सरकार के जो मंत्री हैं विदेश यात्राएं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बेसिकली एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे नेपाल के लोग सड़कों पे आ गए और एक लेजिटिमेशन क्राइसिस की स्थिति आ गई। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मीडिया हाउसेस हैं वो दिन रात ऐसा बता रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सरकार दिन रात काम कर रही है। सरकार के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर हर कुछ दिन बाद लोगों से रूबरू हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में देखे जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे दवा बन रही है, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है, लोगों के लिए अलग अलग सीएम से बात कर रहे हैं। तो देखिए लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ काम किया जा रहा है, ये पर्सन बिजी है, ये लोगों से बात कर रहा है, सीएम से बात कर रहा है, वैज्ञानिकों से बात कर रहा है, सेना के लोगों से बात कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो देखिए ये जो मैनेजमेंट है इसमें कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इफ सिविल सोसाइटी, देखिए एक मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं कि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर है, और काफी टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे और वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स में टैलेंटेड थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से उनके पास डिग्री थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में लाने का श्रेय दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं उनके जो लास्ट के कुछ टाइम थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसमें मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ने उन पे लेख लिखना स्टार्ट किया कि चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, और एक टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट ऐसा दिखने लगा कि जैसे उसे कुछ आता ही नहीं है बेसिकली है, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और फाइनली सरकार को जाना पड़ा। और सिविल सोसाइटी ही है जो इस तरह से देखिए इंप्रेशन दे रहा है कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उन्हें सब कुछ आता है बेसिकली है, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में आता है, इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, महिलाओं के मुद्दे पे आता है, इन्वायरमेंट के मुद्दे पे आता है, इंडो यूएस रिलेशनशिप के मुद्दे पे आता है। तो देखिए ये जो लेजिटिमेसी है, ये जो वैधानिकता है, ये कौन क्रिएट करता है? ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटेलेक्चुअल्स के हैं, ऐसे जो मीडिया हाउसेज हैं जिनको देख के आप अपनी सोच बनाते हैं, ऐसे जो वेबसाइट्स हैं जो थिंक टैंक की तरह से काम करती हैं, ऐसे जो न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटोरियल पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि हाँ चीजें सही चल रही हैं, तो मतलब ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कई बार सरकार के लिए लेजिटिमेसी क्रिएट करता है और लोगों को लगता है कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में चल रही हैं, सरकार सही से काम कर रही है, चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो देखिए ये सारे 9-10 रोल मैंने आपको बताया किसके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के। तो एग्जाम में देखिए अगर ऐसा कुछ भी आता है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कि हाउ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस they play important role। नहीं कोई बात नहीं, देखिए लेट आने की कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये केवल कम्युनिकेशन की बात नहीं है, ये कम्युनिकेशन कई बार सिविल सोसाइटी के थ्रू आप तक पहुंचता है, नहीं है? सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, आप अपनी जो सोच है इन्हें देख के बनाते हैं। कोई नेता क्या बोल रहा है उसे देख के आप कम बनाते हैं, बट आप ज्यादातर ये देखते हैं कि अगर हर कोई ये बोल रहा है कि चीजें सही चल रही हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सही चल रहा होगा। यू रियली डोंट नो कि कौन क्या जानता है कौन नहीं जानता है, बट उसके बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है। और कई बार एक ऑर्डिनरी लीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लगने लगता है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर वो ऑर्डिनरी लगने लगता है। तो हो सकता है कि नेहरू जी एक टाइम पे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बट पार्टी के अंदर उनकी एक छवि बनी कि ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट ग्लोबल लेवल, डिप्लोमेसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बट अपने लास्ट के कुछ सालों में, लास्ट के जो साल हैं 1962 से 1964 तक चाइना के साथ जो इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद के 2 सालों में इंटेलेक्चुअल्स ने इतना लिखा उनके बारे में कि ही स्टार्टेड अपीयरिंग एज वेरी ऑर्डिनरी लीडर हु कैन नॉट टैकल सिंपल इश्यूज। सो ये जो सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिटरेरी पर्सन्स हैं, ये जब आपको बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं और अच्छा अच्छा लिखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनती है लीडर की। ये जब आपके बारे में बुरा लिखते हैं तो एक अच्छा लीडर भी एक आपको ऑर्डिनरी लीडर लगने लगता है। तो ये एक यूटिलिटी है किसकी, सिविल सोसाइटी की, कि वो लेजिटिमेसी क्रिएट करता है किसके लिए, स्टेट के लिए। ये स्टेट की लेजिटिमेसी को, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को खत्म कर सकता है कौन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट, निशा देखिए डेमोक्रेसी में हर सेक्शन को राइट है प्रोटेस्ट करने का। फार्मर्स प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, समाज का एक हिस्सा किसानों का वो क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और पूरे इंडिया में ऐसा कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। देश के 18 ऐसे राज्य हैं जहां पे ये जो एपीएमसी मंडियां हैं पहले से ही नहीं है, वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है ज्यादा। बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पे कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है ऐसा किसानों का। तो ये कुछ ही राज्यों में अगर ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे किसानों के कुछ मुद्दे हैं, तो ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक एजिटेशन है जहां पे किसानों के हितों के मुद्दे पे या कुछ राज्य के किसानों के हितों के मुद्दे पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनसे बात कर रही है। ये लोकतंत्र में होता है। लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब यह है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोग ये कन्विंस हो चुके हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सरकार लोगों के हितों में काम नहीं कर रही है, सरकार के मंत्री पैसा बना रहे हैं, सरकार लोगों के रिसोर्सेज का मिसयूज कर रही है। देखिए जब ऐसा कंसेंसस बन जाएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो सिचुएशन लेजिटिमेशन क्राइसिस की होगी डियर फ्रेंड। ये बात समझ पा रहे हैं?
हाँ, नक्सलाइट भी देखिए, नक्सलाइट भी एक लिमिटेड एरिया तक ही है। दिल्ली में देखिए, अगर किसी यूथ को मैं बोलूं कि आप नक्सलाइट बन जाओ तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी शिक्षा के अवसर हैं, अच्छे रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पे देखिए अमीरों के लिए घर बन रहे हैं, मतलब लोग इतने पैसे कमा रहे होंगे तभी तो देखिए घर बन रहे हैं। ये कुछ जो ट्राइबल बेल्ट हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद, आंध्रा का, तेलंगाना का कुछ ऐसा रीजन, महाराष्ट्र का कुछ ऐसा रीजन, वहां पे इसका होल्ड ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ये जो विकास हम यहाँ पे ला रहे हैं उससे शायद ये लोग अछूते हैं, या इस विकास को ये विकास नहीं समझते, इसलिए वहां पे इस तरह की थिंकिंग है, इस तरह की सोच है, इसलिए लिमिटेड एरिया में आर्ट सही बता रहे हैं। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? यहां तक कोई और डाउट? जो मैंने यूटिलिटी बताई आप लोग को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स मैंने बताए, उसे लेके क्लैरिटी है आप लोग? यहां तक कोई डाउट नहीं है? देखिए, अगर यहां तक डाउट नहीं है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेजिटिमेशन क्राइसिस का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, लेजिटिमेशन क्राइसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं। मिडिल ईस्ट में देखिए बहुत सारी रिवॉल्यूशंस हुई, लोग सड़कों पे आ गए। ताइवान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ताइवान में लोग देखिए सड़कों पे आ गए थे। बीच में हांगकांग में प्रोटेस्ट चला था और हांगकांग में बहुत वॉयलेंट प्रोटेस्ट चला था। चाइना के जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है लोगों को सप्रेस करने का काम कर रहे थे। लोग नए नए तरीकों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मास्क लगा के, फेस में शील्ड लगा के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? लेजिटिमेशन क्राइसिस के। थियानमेन स्क्वायर पे चाइना में यूथ सड़कों पे आ गए थे, उस प्रोटेस्ट को आपको टैंक लाके सप्रेस करना पड़ा। तो देखिए, ये सब लेजिटिमेशन क्राइसिस के एग्जांपल हैं, जब लोगों में कन्विक्शन हो जा रहा है जो चुनी हुई सरकारें हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं ये लोगों के हितों में काम नहीं कर रही हैं, या जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट एक मास मूवमेंट हो गया था और देश के अलग अलग भागों में लोग बैठ गए थे और वहां पे सरकार को झुकना पड़ा था, बुलाना पड़ा था ऐसे प्रोटेस्ट ग्रुप को, और बहुत मीडिएशन हुआ था। कहीं ना कहीं उसने सरकार की इमेज को काफी खराब कर दिया था। और दिल्ली में तो देखिए उसके बाद से उस पार्टी की सरकार आ ही नहीं पाई कभी। और देश में भी आप देखिए पार्टी का क्या हाल हुआ। देखिए, आप एक तरह से रूलिंग पार्टी से एक ऐसी पार्टी बन गए जो एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई। ठीक है, तो शायद राज्यों में भी सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो गया पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पार्टी को लेकर एक माहौल बन गया कि ये और पार्टी के लोग अपने लोग के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उस समय आप ऐसा बोल रहे हो कि आप लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हो, बट वो जो मूवमेंट था अन्ना हजारे का, उसने एक लेजिटिमेशन क्राइसिस क्रिएट कर दी और उसका फायदा उठा के शायद एनडीए गवर्नमेंट क्या हुई, आ गई। और जब से आ गए तब से वो बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया को मैनेज कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को मैनेज कर रहे होंगे कि ऐसी लेजिटिमेशन क्राइसिस न बने। हालांकि उस टाइम से ज्यादा बड़ी क्राइसिस कोरोना के टाइम पे अभी लोगों के पास है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, लोग गरीब हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया है, तो समाज में बहुत गुस्सा है। बट सिविल सोसाइटी आपके साथ है, और जब सिविल सोसाइटी आपके साथ है तो लोग सड़कों पे नहीं आ पा रहे। अदरवाइज ये सिचुएशन है जहां पे लोग सड़कों पे आना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आक्रोश में हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, भुखमरी की समस्या है। पर कहीं ना कहीं सरकार चीजों को मैनेज कर रही है, जो भी सीमित संसाधन है, सरकार फूड ग्रेन दे रही है, सरकार लोन दे रही है, सरकार अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके लोन दे रही है, क्योंकि और सिविल सोसाइटी को मैनेज किया हुआ है कि इस क्राइसिस में भी लेजिटिमेशन क्राइसिस ना आए। ये बात समझ पा रही है आरजू? दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल कि लेजिटिमेशन क्राइसिस देखिए तब नहीं आता जब समाज में क्राइसिस होता है। लेजिटिमेशन क्राइसिस तब आता है जब समाज में क्राइसिस होता है और जो रूलिंग एलिट होते हैं मौज कर रहे होते हैं, नहीं है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोग ने पढ़ा होगा, इसमें लोग भूखे मर रहे थे और क्वीन बोल रही थी कि जाओ और केक खा लो, न जानते हुए कि रोटी सस्ती है और केक महंगा है, मतलब उनको आइडिया नहीं था। तब लेजिटिमेशन क्राइसिस होता है। तो नेपाल में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि लोग संकट में हैं और जो मंत्री हैं वो मौज कर रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में, स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों में क्या हो रहा है, गुस्सा है। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब देखिए, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ नेगेटिव्स। इतने पॉजिटिव तो मैंने आपको बताया सिविल सोसाइटी के बारे में, बट ये कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव है। वी विल डिस्कस सम नेगेटिव्स ऑल्सो।
बोले कि कुछ डेंजर्स हैं किसके, कुछ डेंजर्स हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के। तो सेम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किए, सेम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके कुछ निगेटिव्स भी हैं। और निगेटिव्स क्या हैं कि सिविल सोसाइटी की जो एक्टिविटीज हैं डियर फ्रेंड, इन मेनी कंडीशंस इट मे नॉट परस्यू डेमोक्रेटिक पर्पसेस। डेमोक्रेटिक पर्पसेस का मतलब यह है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ऑल इंडिया जाट महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा, ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा। देखिए ये कहीं ना कहीं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आपको यूनाइट कर रहा है। और जिस तरह का बहुलतावादी, जिस तरह का डाइवर्स आपका सोसाइटी है, जहां पे डेमोक्रेसी बोलती है कि एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशल, हर इंडिविजुअल के राइट्स की वैल्यू है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका और स्टेट के बीच में, वो किसी धर्म के बेसिस पे नहीं है, किसी जाति के बेसिस पे नहीं है, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में है, जहां पे स्टेट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। सो सच काइंड ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस which are being framed, formed on the basis of some primordial ties. Primordial ties means caste, primordial ties means religion, primordial ties means region, primordial ties means ethnic community. ये कहीं ना कहीं समाज में एक हेट्रेड, समाज में एक सोशल डिस्टेंस बिटवीन योर कास्ट एंड माई कास्ट, माई रिलीजन, योर रिलीजन, देखिए ये पैदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि ये हिंदू लड़का है, ये मुस्लिम लड़की है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लव जिहाद हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में। और सोसाइटी जो कि ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जहां पे लोग रिलीजन और कास्ट से कंसर्न नहीं है, लोग लोगों से कंसर्न है, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, वहां पे ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है, इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है, बट ये रेसिज्म पे बेस्ड है, कास्टिज्म पे बेस्ड है, कम्युनलिज्म पे बेस्ड है। तो ऐसे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है इंडिविजुअलिज्म की, डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है ह्यूमनिज्म की, उसे डिस्टर्ब करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि इन मेनी केसेस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एक्टिविटीज दे मे नॉट परस्यू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो देखिए आप अगर ऐसा बोलते हैं कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कि हम वैलेंटाइन डे के दिन जो लड़का लड़की होंगे उनके चेहरे पे ब्लैक कलर का पेंट लगा देंगे, क्लियर, देखिए ऐसा बोलते हैं, मतलब ये क्या बात हुई, क्लियर। देखिए ये कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हमारी लिबर्टी है, हमारा फ्रीडम है, आप देखिए क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, ये आपका फ्रीडम है, अनलेस अनटिल आप किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, किसी के हितों के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। ये कई बार इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं दे मे बी अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ठीक अच्छी बात है। दूसरा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और उनका जो मोटिव होता है, उनका जो आइडिया होता है, उसे क्वेश्चन करने की बात नहीं है। वो हो सकता है कि वो किसी सेक्शन के इंटरेस्ट को रेस कर रहे हो, किसी कॉज के लिए फाइट कर रहे हो, पर कई बार इनके जो इफर्ट्स होते हैं, जिस तरीके से काम को करते हैं, वो तरीका डेमोक्रेटिक नहीं होता। उसमें फोर्स होता है कि आपने बोला कि आज भारत बंद रहेगा और कोई अपनी गाड़ी को लेकर निकला बाहर, आपने उसकी गाड़ी की हवा ही निकाल दी, उसके पहिए की हवा निकाल दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया, ऑटो वाले के रिक्शे को तोड़ दिया। देखिए वो गरीब है, वो कैसे क्या करेगा, कल वो ऑटो नहीं चला पाएगा, हर दिन उसके लिए पैसों की वैल्यू है। तो कई बार ये सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, दबाव, प्रेशर की, वॉयलेंस की, थ्रेट की, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाती है। और आपका कॉज सही हो सकता है बट उस कॉज को पाने का आपका जो तरीका है वो गलत है यहां पे। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? Then third I am saying, many times it happened कि सिंस स्टेट को पता होता है, राज्य को पता होता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी एक इमेज है लोगों के बीच में, और सिंस इनकी एक इमेज है लोगों के बीच में, इसलिए कई बार सरकार क्या करती है, ऐसे ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, ऐसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर होते हैं, ऐसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर होते हैं, ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर होते हैं,
उन्हें पैसा ऐसा देके हैप्पी रखते हैं, क्या पैसा देके, गिफ्ट वगैरह देके, घुमा फिरा के, पार्टी में एक पोज देके उन्हें खुश रखते हैं। मतलब सरकारें आपको फंडिंग देके आपको करप्ट कर सकती है, आपको अपने रास्ते से भटका सकती है। तो कई बार देखिए इंडिया में आप ऐसा पाएंगे कि लोग परेशान रहते हैं कि एक एनजीओ बना लेते हैं, एक एनजीओ बना लेते हैं, एक एनजीओ मेरे पास भी है, उनके पास भी है। देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसको मिसयूज किया जाता है, और इन फंडिंग को दे के इन एनजीओस को, इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सरकारें इनसे अच्छा बुलवाती रहती हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरकार के लिए ये लेजिटिमेसी बनाने का कार्य लगातार करते रहते हैं। भले चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छी नहीं हो रही हैं, तो कई बार गवर्नमेंट की फंडिंग मीडिया हाउसेस को, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, गवर्नमेंट की फंडिंग इन बहुत सारे थिंक टैंक को जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रन कर रहे हैं, जो ऐसी ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं पेपर में कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, इस तरह का काम करते हैं। तो देखिए कई बार आप एडिटोरियल को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि एडिटोरियल किसी पार्टी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। उसमें फार्म एक्ट के बारे में 1 2 3 4 5 6 करके ग्लोरीफाई किया गया है। दूसरे दिन दूसरा लेख आया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 करके उसे क्रिटिसाइज किया गया है। तो देखिए ना तो ये चीजें कंप्लीटली बैड होंगी, ना तो ये चीजें कंप्लीटली राइट होंगी, तो बैलेंस ओपिनियन आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक मीडिया हाउस है जो सरकार को केवल ग्लोरीफाई कर रहा है, और एक मीडिया हाउस है जो सरकार को केवल क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत बता रहे हैं, या तो मैक्सिमम लोग गलत को भी सही बता रहे हैं या सही को भी क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो देखिए ये एक डेंजरस सिचुएशन है जब इन मीडिया चैनल को देख के, इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ के हम अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, अपनी सोच बनाते हैं, या तो हम एकदम सही सोच बनाते हैं या तो एकदम गलत बनाते हैं, बैलेंस नहीं रह जाते। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? दैट इज अनदर डेंजर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट चीज मैं बोल रहा हूं कि एक और क्रिटिसिज्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का काफी बड़ा रोल है। लाइक अगर एग्जांपल में लूं तो हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिकल पार्टीज को भी रखा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे आर कंटेस्टिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। बट पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है। पार्टी में कोई लीडर जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी डेथ होने वाली होती है, तो बेटे को पार्टी का प्रेसिडेंट बना के चला जाता है। सो देखिए यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है कि कैसे मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कैसे प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कैसे एम करुणानिधि के बाद उनके बेटे पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए। मतलब क्या कोई और लीडर है ही नहीं कि आप बस राहुल गांधी की तरफ भी बार बार देख रहे हैं कि यही प्रेसिडेंट बनेंगे तभी कुछ भला हो सकता है, और भला हो नहीं रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ आई एम कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सच पॉलिटिकल पार्टीज दे कंटेस्ट इलेक्शंस विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, बट ये पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी आप इस तरह से हैंड ओवर करके जा रहे हैं कि लालू जी के बाद तेजस्वी यादव क्या है, पार्टी के अध्यक्ष हैं। मतलब जैसे राजा अपनी प्रॉपर्टी को बेटे को देके जा रहा है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी को आप अपनी प्रॉपर्टी की तरह देके जा रहे हैं। और ऐसे ही देखिए बाकी जो एनजीओज वगैरह है उनमें भी आप यही पाएंगे कि एक तरह का हेजमनी रहता है कि जिन्होंने उसको फॉर्म किया होता है वो चाहते हैं कि उनके बाद उनके बेटे, उनके पर पोते उसको चलाएं। तो मतलब आप खुद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर किस तरह की डेमोक्रेसी को ये प्रमोट कर पाएंगे? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये एक मेजर प्रॉब्लम है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? This thing you people are able to understand कि how civil society organizations they themselves don't follow such democratic norms. This thing is clear to all of you or not? अब एक और पॉइंट जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के केस में मैं आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन 1760-1770 के बाद से स्टार्ट हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते लगभग 200 सालों का इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारा कार्बन उन्होंने एमिट किया, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस उन्होंने एमिट की। और जब इस बात के बारे में तय पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है 1970 के दशक में, 80 के दशक में, तो ऐसा बोला गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की जरूरत है।
और बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओस लाइक ग्रीन पीस, लाइक कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज, ऐसे एनजीओस हैं। और इन एनजीओस ने एक माहौल बनाना स्टार्ट किया कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन हो रहा है, कार्बन का मिशन हो रहा है, टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, इतना हैवक आ जाएगा। देखिए ये सारी बातें सही है, बट इसमें ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप कंट्रीज की है। डेवलपिंग कंट्रीज ने तो 1950 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया है, बट ये जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये एजेंडा बना रहे हैं कि एजेंडा अभी है कि हम सबको इकोलॉजी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न होना चाहिए। देखिए हो सकता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अभी जरूरत है कि सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले, हर गांव गांव तक बिजली पहुंचे। और हो सकता है कि आप कोयले से क्या कर रहे हो, बिजली पैदा कर रहे हो, आप थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हो। ये जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसको क्लीन एनर्जी भी बोला जा रहा है, सच ग्रीन एनर्जी, सच क्लीन एनर्जी, इसको लेकर टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज के पास है। और डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज यूज करें जिससे इकोलॉजिकली एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सके। और दबाव बनाया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज पे कि आपको हमसे ये टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, हम कुछ पैसा आपको लोन दे देंगे। तो मतलब देखिए ये नए तरीके का इंपीरियलिज्म है, जहां पे ये जो एनजीओज हैं ये डेवलप कंट्रीज का जो एजेंडा है उसे पॉपुलराइज कर रहे हैं और उस एजेंडे को थोप रहे हैं किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज को। ह्यूमन राइट के मुद्दे पे एमनेस्टी इंटरनेशनल नई नई रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के रिकॉर्ड को खराब दिखा रहे हैं और उनके बेसिस पे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है वो लोन देने से या तो मना कर रहा है या तो ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है। मतलब ये जो एनजीओज हैं, ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है डियर फ्रेंड, दे हैव इमर्ज एज एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जियोपॉलिटिक्स के, जियोपॉलिटिक्स के इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि सच एनजीओज, सच ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर प्रमोटिंग ए काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कंट्रीज इनको बोल रहे हैं। दे आर प्रमोटिंग ए काइंड ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म जो वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज इन्हें बोल रहे हैं, क्योंकि इन एनजीओज की, इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग डेवलप कंट्रीज से हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का या तो सपोर्ट कर रहे हैं या तो अपोज कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट का या तो सपोर्ट कर रहे हैं या तो अपोज कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव होना, ये सबकी प्रायोरिटी है। बट जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो प्रायोरिटाइज में देखिए जो गांव में, अगर आप किसी गांव में जाएंगे, दूर दराज के गांव में, वहां के लोगों से पूछेंगे भैया आपको बिजली चाहिए या आपको ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है वर्ल्ड को, तो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा ना भैया हमें पहले बिजली चाहिए, पहले बिजली दे दिए फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। मतलब जब ये आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो आपके लोगों को क्या चाहिए? आपके लोग को घर चाहिए, आपके लोग को बिजली चाहिए, आप लोग को सस्ती सुविधाएं चाहिए, उसके बाद आप बात करेंगे किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की। बट जो डेवलप कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उनका एक दबाव है डेवलपिंग कंट्रीज पे कि यू शुड गो फॉर ग्रीन एनर्जी, यू शुड गो फॉर क्लीन एनर्जी। और इस जो प्रेशर है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का, उसकी वजह से बहुत सारे इनके जो डिसीजंस हैं ये इंटरनेशनल एनजीओस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इंटरनेशनल एनजीओस के थ्रू एक दबाव बनाया जा रहा है किस पे? डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट पे। तो देखिए रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन पीस को अपनी एक्टिविटीज बंद करने के लिए बोला था इंडिया में, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि फॉरेन फंडिंग हो रही है और फॉरेन फंडिंग की वजह से जो विदेशी देश हैं उनके हितों के लिए ये एक मोमेंटम बना रहे हैं इंडिया में। तो कई बार आप जियोपॉलिटिक के इंस्ट्रूमेंट की तरह से काम करते हैं जो कि सही नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं? This thing you people are able to understand or not? देखिए ये जो भी मैंने आप लोग को बताया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? सिविल सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में उनका क्या रोल है? 1 2 3 4 5 ऐसे लगभग 10 रूल मैंने आपको बताया। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्या नुकसान हो सकता है ये मैंने आप लोग को बताया। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट डियर फ्रेंड? इसके बाद देखिए मैं आपके साथ जो इशू डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द आइडिया ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट करके एक टॉपिक है जो आपके पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में मेंशन है। सोशल मूवमेंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड दिस सोशल मूवमेंट टॉपिक
दैट इज वन इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां से बार बार देखिए सवाल पूछे गए। सो देखिए अभी जो मैं आपके साथ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर जो कि सेकंड पेपर में भी है, आई एम डिस्कसिंग ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में लगातार उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे डियर फ्रेंड, तो नेशन स्टेट से सवाल पूछा गया है, डेमोक्रेसी से सवाल पूछा गया है, सिटीजनशिप से सवाल पूछा गया है, सिविल सोसाइटी से सवाल पूछा गया है और सोशल मूवमेंट से सवाल पूछा गया है। तो सोशल मूवमेंट से मेरा मतलब यह है कि एनी ऑर्गेनाइज एक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल दैट सस्टेन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैविंग सम चेंज ओरिएंटेशन। चेंज ओरिएंटेशन से मेरा मतलब यह है या तो आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं या कुछ चेंज हुआ है उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फार्मर्स का ये जो प्रोटेस्ट है अगर लंबे टाइम तक चलेगा तो ये फार्मर्स मूवमेंट बन जाएगा। ऐसे मूवमेंट इंडिया में पहले भी हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एनी सच सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन हैविंग सम चेंज ओरिएंटेशन either in favor of change or against the change, which is supported by some ideology, which is having some leadership, ऐसे कलेक्टिव एक्शन को हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। तो सोशल मूवमेंट इज नॉट लाइक एनी कलेक्टिव एक्शन। ये मॉब का एक्शन नहीं है, ये क्राउड का एक्शन नहीं है, कि कुछ लोग सरकारी बसेस को तोड़ रहे हैं वो सोशल एक्शन नहीं है, कुछ लोग भीड़ की तरह से दंगे कर रहे हैं वो सोशल मूवमेंट नहीं है। दैट इज नॉट सोशल मूवमेंट। Social movement is, dear friend, it is that organized collective action that sustains over a period of time, having some change orientation, and it is supported by some leadership or some ideology. Such kind of the collective action I am referring as social movement. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब क्या एग्जांपल है? चिपको आंदोलन, कास्ट मूवमेंट इन इंडिया, दलित मूवमेंट्स इन इंडिया, ये सब कैसे है? ये सब सोशल मूवमेंट्स की एग्जांपल है। सो व्हाई आई एम कॉलिंग देम सोशल मूवमेंट? दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल डियर फ्रेंड्स और नॉट? इसी के बारे में देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद सोशल मूवमेंट और नेक्स्ट क्लास में इसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सोशल मूवमेंट के बारे में क्लैरिटी आप लोग को देने की कोशिश करूंगा और इससे रिलेटेड जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो नेक्स्ट क्लास मुझसे डिस्कस करने की कोशिश करिएगा डियर फ्रेंड। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लासेस, आप लोग को मजा आ रहा है और आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा मैं होप करता हूं। और अगर उसमें कोई चेंज आप लोग चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फ्रीली, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोज चेंजेस जिससे आप लोग को और अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।